हेलो फ्रेंड्स। आज हम टिप्स इंडस्ट्रीज के बारे में समझेंगे। 1975 में तुरानी ब्रदर्स ने ट्रेड करना स्टार्ट किया लॉन्ग प्लेइंग फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स को, जो कि थ्री बिगेस्ट कंपनीज के थे। कंपनीज आर HMV, म्यूजिक इंडिया एंड CBS। एंड बाय 1977 they become the biggest dealer of these companies in Western India। और इन्होंने 1988 में टिप्स इंडस्ट्रीज को इनकॉर्पोरेट किया, जो कि रेस्पॉन्सिबल थी फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोशन पिक्चर। और इनके पास म्यूजिक राइट्स थे। उसके बाद तुरानी ब्रदर्स ने जो तुरानी ने मिस्टर कुमार एस तुरानी ने इनको फाउंड किया। अभी करंटली वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ दिस कंपनी। And Mr. S. Turani has 42 years of experience in this industry। एंड उन्होंने जो है तुरानी ने कंसिस्टेंट सक्सेस एंड क्रिएटिंग एक्वायरिंग हाई क्वालिटी म्यूजिक आईपीआर। यदि आप 90s के सॉन्ग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द हिट सॉन्ग आर प्रोड्यूस बाय द टिप्स इंडस्ट्रीज। Like from 1990, Tips has been amongst the means gold and platinum disc to their credit। एंड एक्सटेंसिव कैटलॉग है इनके पास में, लाइक फिल्म सॉन्ग का, नॉन फिल्म सॉन्ग, डिवोशनल, पॉप, रीमेक्स इत्यादि। एंड म्यूजिक, जो एक म्यूजिक गाना रिलीज किया जाता है उसकी जो आईपीआर है वो 60 इयर्स के लिए वैलिड होती है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट 2021 टू 2012। and this opportunity to monetize music right for over the half a century। जो भी 90s में इन्होंने सॉन्ग दिए हैं उनका इनके पास में आईपीआर है फॉर 60 ईयर। अब चलो हम थोड़ा इंडस्ट्री ओवरव्यू समझते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री में टेलविंड है और किस तरीके से चेंज हो रही है इंडस्ट्री। यदि हम पहला क्या है, कंज्यूमर ट्रेंड एंड डेमोग्राफिक्स। तो कंज्यूमर ट्रेंड लाइक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज a big driving growth in consumer engagement। And the second one is, if we see the globally in a week, people listen like 17.18 per week, म्यूजिक लिसन करते हैं लोग बाग। इन इंडिया इन ए वीक 21.5 आवर्स लिसन करते हैं। And the age group between 16 to 24, they listen a music 23.9 hours in a week। So huge growth over there। And second one is streaming is still in a early stage of global adoption and penetration। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की हम पॉपुलेशन देखते हैं, 330 मिलियन है, जो कि जनरेट करता है रेवेन्यू 1.15 ट्रिलियन ऑन डिमांड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ बोथ ऑडियो एंड वीडियो। ये 2019 का डेटा है। According to Nelson, this growth is continue to be expected। And if we talk in terms of the India streaming market, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.38 बिलियन है। और मीन्स दे लेटर और सूनर दे विल कनेक्ट टू द इंटरनेट। एंड जो ग्लोबल म्यूजिक मार्केट है वो 47% ऑफ द रेवेन्यू, जो 47%, ऑलमोस्ट 47% रेवेन्यू पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू आ रहा है। बट इंडिया में पेड सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है, तो हार्डली इन 2 डिजिट। द मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द एड। सो द इंडिया में एड बेस रेवेन्यू आता है। बट इन द फ्यूचर सब्सक्रिप्शन विल कंटिन्यू सब्सटेंशियल रेवेन्यू, बिकॉज प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगा तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट, द थर्ड वन इज द प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट। अभी रिसेंटली मीन्स ओवर ए मीन्स अ डेकेड, ऑलमोस्ट 10 साल से जो भी ये म्यूजिक इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म है इन्होंने कोई भी प्राइसिंग नहीं बढ़ाया अपने सब्सक्रिप्शन में। पर रिसेंटली 45 ने अपना प्राइस जो सब्सक्रिप्शन का है वो रेज किया है अराउंड 12 टेरिटरीज इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके। So over the time, they will say, you will see like they will also increase the price in the premiumization, and these companies, most means the level companies will get benefited।
And the third and the fourth one is technology enables innovation and present additional opportunities, technology when everything is get connected to the internet. So this will also grow the music industry. Like if you are in आप लोग कार में बैठे हो, अभी मोबाइल चलाते हो, मोबाइल कनेक्ट करते हो और तुरंत गाना स्टार्ट कर देते हो. So that will also affect these things. एंड सेम थिंग इफ यू आर कुकिंग इन योर होम एंड उस टाइम पे आपने बोला जैसे कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग एंड द सॉन्ग गेट स्टार्टेड प्लेइंग. सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी तो ये सेक्टर भी एक तरीके से बेनिफिशियल होगा. And device innovation like smart speakers, you can speak and the music get played, and like earbuds, and when you are going to gym and put your आपने earbuds अपने कान में लगाए और म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दिया. सो ऐसे ही जैसे जैसे डिवाइस का इनोवेशन भी चलेगा तो भी ये म्यूजिक इंडस्ट्री बेनिफिटेड होगी. फॉर्मेट एंड मोनेटाइजिंग मॉडल इनोवेशन एंड द जो भी IMI रिपोर्ट बोलती है कि उन 19% ऑफ टाइम स्पेंड लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑन द शॉर्ट वीडियोस. आजकल जैसे ही शॉर्ट वीडियो चलाओ पता ही नहीं लगता है टाइम का कब चला जाता है. एंड सेकंड 22% ऑफ द टाइम इज गोइंग ऑन द YouTube. एंड दिस म्यूजिक इंडस्ट्री इन इंडिया हैज ग्रोन. यदि हम 5 साल का डेटा निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 16% के CAGR से ग्रो किया है म्यूजिक इंडस्ट्री ने इंडिया में, और जबकि ग्लोबली करीब करीब 11% से ग्रो किया है. अब बिजनेस हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा समझते हैं, आगे के फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आ सकती है. तो यदि हम बिजनेस हिस्ट्री जैसे कि हमने बात की थी कि इस कंपनी को 1988 में इनकॉर्पोरेटेड किया था मिस्टर तुरानी ने, एंड हैज द म्यूजिक राइट्स फ्रॉम दिस. अच्छा, टिप्स इंडस्ट्रीज के पास में ऑलमोस्ट 30,000 सॉन्ग का डेटा कलेक्शन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है. और मोस्ट ऑफ द थिंग जो कि 90s के हिट सॉन्ग है, अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित नारायण, ये सारे मोस्ट ऑफ द हिट आर कमिंग फ्रॉम टिप्स इंडस्ट्रीज. यदि हम कोटा कैटलॉग लाइसेंस की बात करते हैं तो इनका लाइसेंस OTT प्लेटफॉर्म पे है, कंटेंट एग्रीगेटर है, टीवी चैनल है, टेलीकॉम कंपनीज हैं, रेडियो स्टेशन हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट एंड अदर्स हैं. दीज आर द प्लेटफॉर्म जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है. यदि इनकी सिंकअप डील देखते हैं तो डील किन किन के साथ में, लाइक धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर वाला, नेटफ्लिक्स, एक्सेल, टाटा स्काई, दीज आर द सिंकअप डील्स. यदि हम इनके यूट्यूब सब्सक्राइबर देखते हैं तो 78.62 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं टिप्स संडीज के. और यदि इन्होंने 243 नए सॉन्ग Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में रिलीज किए हैं, जिनमें से 169 फिल्म सॉन्ग हैं और 74 से 74 नॉन फिल्म सॉन्ग हैं. यदि हम इनका क्वार्टर मींस न्यू सॉन्ग एडेड देखते हैं तो किस तरीके से इन्होंने फाइनेंशियल 21 में 215 नए सॉन्ग ऐड किए हैं, रिलीज किए हैं, मतलब बाई फाइनेंशियल ईयर 22 में 276, Q1 23 में 185, Q2 23 में 228 एंड Q3 फाइनेंशियल 23 में इन्होंने 243 सॉन्ग ऐड किए हैं, मींस रिलीज किए हैं. यदि हम इनकी कंटेंट कॉस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं तो 100 पर जो भी ये कोई भी गाना जिस क्वार्टर में रिलीज करते हैं उसका कॉस्ट जो आता है उसको उसी क्वार्टर में उसे कैपिटलाइज कर देते हैं. कोई भी जो उनका कंटेंट कॉस्ट है वो अगले क्वार्टर के PNN प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं जाता है. कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट इज entirely फंडेड इंटरनल एक्रूअल्स, एंड इनके पास में जो स्ट्रॉन्ग AR टीम एक्वायर कंटेंट का across language है, 5 artists signed exclusively. So and large and diversified music library है इनके पास में, as I told you almost 30,000 सॉन्ग है इनके पास में. एंड रिच एंड एवरग्रीन कैटलॉग है जिनमें से मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में इनके पास सॉन्ग है, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे अदर पार्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदी हो. And those all songs are available digitally over YouTube, Resco, Amazon Prime, Facebook, everything.
अच्छा, डिजिटल पायरेसी के बारे में क्या है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे डिजिटल पायरेसी कम होती जा रही है। फ्री सर्विसेज सच एज यूट्यूब एंड अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्सो प्रोवाइड free music listening experience to their users. And when licensed music is available for free and data cost are negligible, the economic incentives of piracy is minimal. Piracy still erodes value but not as much as it did in the past. यदि आप देखते होंगे तो पहले एक पीके डॉट सॉन्ग करके कोई साइट हुआ करती थी जहाँ से हम म्यूजिक डाउनलोड कर लेते थे। आप हार्डली कोई बंदा जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो यूट्यूब चलाता है और जाके गाने सुनने लग जाता है। तो ह्यूज बेनिफिशियर ऑफ दिस टाइप मीन्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन से ये सारी म्यूजिक कंपनी है वो बेनिफिटेड हो रही हैं। अब यदि इनकी प्रेजेंस देखते हैं कि टिप्स इंडस्ट्री का जो कैटलॉग है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, रेस्को, प्राइम म्यूजिक, एवरीवेयर मीन्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म पर इनका म्यूजिक अवेलेबल है। जो भी ये सॉन्ग्स रिलीज करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? इनके पास में दो स्ट्रेटेजी है। पहला तो ये है कि ये इन हाउस किसी सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं और उसे लाइसेंस करके रिलीज कर देते हैं। पहली स्ट्रेटेजी तो इनके पास में ये है। और दूसरा ये है कि किसी से ये खरीदते हैं, उसके म्यूजिक राइट अपने पास रखते हैं और उसको रिलीज करते हैं सॉन्ग को। ये दो टू स्ट्रेटेजी इन पे काम करते हैं। एंड यूट्यूब का व्यूज देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19 से और फाइनेंशियल 22 तक ऑलमोस्ट 46% इंक्रीज हुआ है। और यदि हम इनका क्वार्टर वाइज देखते हैं तो 140% इंक्रीज हुआ है। Q1 फाइनेंशियल 22 में 12.8 बिलियन व्यूज थे इनके, जो भी सॉन्ग इन्होंने रिलीज किए टोटल। और Q3 फाइनेंशियल 23 में 31 बिलियन व्यूज थे इनके। तो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये। यदि हम इनका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं तो बिजनेस मॉडल में क्या है कि पहले म्यूजिक क्रिएटर इंक्लूड करता है कंपोजर को, लिरिस्ट को एंड सिंगर्स हु क्रिएट सॉन्ग एंड गेट पेड फॉर द सेम। एंड इसमें वैल्यू क्या है? प्रोड्यूसर पेज द आर्टिस्ट, जो भी जिसने लिखा, कंपोज किया एंड गाया उसको प्रोड्यूसर पे कर देता है। एंड सेकंड स्टेप होता है फिल्म प्रोड्यूसर्स यूज दीज कंपोजिशन इन फिल्म एंड सेल द म्यूजिक राइट टू द म्यूजिक लेबल। अब जो भी कंपनीज हैं, जो भी फिल्म प्रोड्यूसर है, वो अपनी फिल्म में उस गाने को रखेगा और उसके जो म्यूजिक राइट्स हैं किसी लेवल कंपनी को भेज देगा। एंड इसमें क्या है कि जो म्यूजिक लेवल कंपनीज हैं वो प्रोड्यूसर को उस सॉन्ग के राइट्स का पैसा देंगे। अब तीसरा स्टेप होता है कि मेजर म्यूजिक लेबल ओन्स द आईपीआर एंड लाइसेंस द म्यूजिक टू द वेरियस प्लेटफॉर्म। अब म्यूजिक कंपनी को लाइसेंस मिल गया, आईपीआर ओन करती है। अब जो भी वेरियस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उनको वो अवेलेबल कराएगी फॉर द स्ट्रीमिंग। एंड उससे क्या होता है, जो म्यूजिक लेबल्स हैं वो अप फ्रंट पैसा मिलेगा उनको प्लेटफॉर्म से और सम रॉयल्टी पेनल्टी टू द रिकवरी ऑफ द अपफ्रंट कॉस्ट। एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइसेंस द कंटेंट एंड मेक इट एक्सेसिबल टू द कंज्यूमर। जब म्यूजिक लेबल कंपनी ने किसी प्लेटफॉर्म पर जा करके उसको अवेलेबल करा दिया कंज्यूमर, नाउ द प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म will available that music to the consumer. Now streaming platform will give minimum guarantee, जो भी म्यूजिक लेबल कंपनी होगी उसको, एंड ए वेरिएबल फी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। सो जितनी बार देखा जाएगा कुछ पैसों में होगा, ये वेरिएबल फी उसको म्यूजिक लेबल कंपनी को मिलेगा। अब यदि हम बिजनेस सेगमेंट में यदि हम इसका म्यूजिक का ग्राफ देखते हैं इस पिरामिड के अंदर, तो म्यूजिक जो है वो सबसे रिपीटेबल है। आदमी म्यूजिक को यदि कोई गाना अच्छा लगता है तो उसे बार बार सुनता है। फिर सेकंड, फिल्म कोई एक दो बार देखता है। जैसे जैसे नीचे हम बॉटम डाउन आते जाते हैं, वेब सीरीज कम बार रिपीटेबिलिटी है, टीवी सीरियल की और कम है, न्यूज की और कम है। तो जितना ज्यादा रिपीटेबल है उतना ही उसका ज्यादा ग्रो अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने की। अच्छा, जो अब स्ट्रीमिंग कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रांगली, so like 24% in 2021,
and the revenue should be, it's a global figure, 16.9 billion. Paid streaming revenues rose by 21%, and the global market is 12.3 billion. And the revenues come from the synchronization also, like use of recorded music and advertising, films, game, TV climbed by 22% in 2021. And the download revenue from permanent download fell by 15.3% because data consumption is very low, so people are not trying to download the music. They always means the behavior of the consumer is changing. They go to the YouTube or some platform, listen over their music. So this is changing right now. And suppose then highest proportion of the spend, अब हम थोड़ा, जैसे अब ये म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया, म्यूजिक रिलीज हो गया, अब इनको रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो किस तरीके से आएगा? तो इसके लिए जो मेन है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो थोड़ा लो ऑफ द मार्क है, तो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू जो इनका आता है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है। अब उसको समझने के लिए हमको एडवर्टाइज इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइज इंडस्ट्री किस तरीके से डिजिटली ग्रो कर रही है। सो द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द स्पेंड ऑन द डिजिटल मीडिया इज क्लेम बाय सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो थोड़ा ज्यादा है, 29% का, एंड फॉलोड बाई ऑनलाइन वीडियोज लाइक यूट्यूब जो भी है उस पर 28% का है, एंड सर्च क्लेम 23%, बाय डिस्प्ले बैनर 16%। डिस्प्ले बैनर मीन्स जब तुम आप गाना सुनते हो तो कभी कभी आप देखते होंगे क्लोज के साइन के साथ एक बैनर आता है, तो दैट इज डिस्प्ले बैनर। और सोशल मीडिया itself, जो सोशल मीडिया है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय ऑलमोस्ट 30%, and to have a spend share of 29% by 2023, end of 2020 financial 3. On an average, Indian spend 2-3 hours on social media। यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक आदमी ऑन एन एवरेज लगाते हैं तो 2-3 घंटे सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करता है, and which is at per the global average, 73% of the audience belonging to the जो 73% ऑडियंस है वो हमारी 45 से 54 ईयर्स के बीच में बिलोंग करती है, वो यूट्यूब पर ऑनलाइन कंटेंट देखती है, 45 से 54 वाला एज ग्रुप जो है। अब म्यूजिक इज नाउ एन इंटरनेट बिजनेस, so the subscription audio stream is it's a global figure and the 47%, and ad supported stream are like 17.7%, and synchronization is 2.1%, and performance right is 9.5%, physical is 19.2%, and download and other digital is 4.3%। यदि हम इंडियन डिजिटली एड इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं तो ऑलमोस्ट इन 2016 जो एड इंडस्ट्री जो स्पेंड करती थी डिजिटली वो 6,228 करोड़ रुपया देती थी, अभी स्पेंड कर रही है ऑलमोस्ट 35,809 करोड़ रुपया। सो 2016 से और 2023 के बीच में काफी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। Streaming comprised 65% of total revenue in 2021, an increase of 24.3%, जो कि 2020 से इस डेटा को कंपेयर किया है ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री का। अभी देखते हैं कि हाउ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो 30% जो है जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिजिटली जा रहे हैं इस टाइम पे, और 42% स्टिल जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो टेलीविजन पर आते हैं। प्रिंट मीडिया में 24%, अदर में 2%, रेडियो पर 2%, एंड सिनेमा में 0.4%। सो द करंट पाई ऑफ डिजिटल स्पेंड इज 30% डिजिटली एंड एडवर्टाइजिंग इन 2021 का डेटा है। एंड मूविंग फॉरवर्ड 2022 एंड 23 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 की फाइनेंशियल ईयर तक जो 30% ये डिजिटल मीडिया पे स्पेंड किया जा रहा है वो 38% हो जाएगा। अब यदि जैसा कि ये फिगर देख रहे हैं आप फोरकास्टिंग का, तो फोरकास्टिंग में आप यदि देखोगे तो 30% टेलीविजन पर जो ऐड है वो 2023 लास्ट तक फ्रॉम 42 टू 38 हो जाएगा, और जो डिजिटल का फिगर है वो 30 से 38 हो जाएगा। तो डिजिटली ऐड
38% तक हो जाएगा। अभी एक सर्वे निकला था, उस सर्वे में ये बताया गया है कि जो यूएस में लोग हैं, मोस्ट जो 60% लोग हैं, वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, ना कि टीवी। टीवी ऑलमोस्ट 40-60 का रेशियो हो गया, और यू कैन से 50-50 हो गया है। तो डिजिटली इज ग्रोइंग रैपिडली। अब एडवर्टाइजिंग स्पेंड बाय इंडस्ट्री वर्टिकल, जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड किए जाते हैं डिजिटली, जो ऐड आते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी जहाँ पे गाना सुनते हैं, तो वो किस इंडस्ट्री के द्वारा कितना परसेंटेज दिया जा रहा है। तो जो एफएमसीजी है उसका वो 34%, मतलब यदि टोटल डिजिटल एड पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें से 34 रुपया एफएमसीजी स्पेंड करती है अपनी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। देन ई कॉमर्स 14% है, और आप फिगर देख सकते हो ये करोड़ में है, कितना करोड़ कौन सी इंडस्ट्रीज एडवर्टाइजमेंट पे दे रही है। एंड 7% ऑटोमेटिव है, 7% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, 6% एजुकेशन है, 5% फार्मास्यूटिकल है, 4% बीएफएसआई है, 3% टेलीकॉम है, एंड 3% रिटेल, एंड 2% मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड 15% इज अदर। ग्रोथ ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यू कैन सी 51,851 करोड़ रुपया 2016 में एड इंडस्ट्री में खर्च किया गया था, जो कि फोरकास्टेड है 2023 फाइनेंशियल ईयर तक ये 93,93,119 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 14.9% प्रीवियस ईयर से ग्रो है। यदि यदि एडवर्टाइजिंग स्पेंड ऑन वेरियस मीडिया बाय इंडस्ट्री वर्टिकल देखते हैं हम, तो एफएमसीजी का टेलीविजन पर 52% है। आप ये फिगर थोड़ा पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, बट मोस्टली आई एम कवरिंग दिस डिजिटल थिंग्स। सो एफएमसीजी का डिजिटली 38% है, एंड जो प्रिंट है, प्रिंट का और ये ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का ऑलमोस्ट 37% है। जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स 100 रुपये स्पेंड करती है अपने एडवर्टाइजमेंट में से, सो वो कहाँ कहाँ कर रही है उस 100 रुपये को। तो सेम फॉर एफएमसीजी, एफएमसीजी 100 रुपये डालती है एडवर्टाइजमेंट में, तो 52 रुपया वो टेलीविजन पे देती है, 38 रुपया डिजिटली स्पेंड करती है, रेडियो पे 2 रुपए के एडवर्टाइजमेंट चलाती है, और सिनेमा में 40 पैसे का देती है, और अदर्स पे 1 रुपए का देती है। तो इस तरीके से ये सेग्रीगेशन है। तो ई कॉमर्स का 37% है, टेलीकॉम का 36 है, फार्मास्यूटिकल का 31 है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 29 है। सो दिस इज द डेटा जो कि दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ग्रो हो रहा है। अभी एडवर्टाइजिंग स्पेंड ऑन डिजिटल मीडिया फॉर्मेट, लाइक किस तरीके से कहाँ कहाँ अब जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किस किस फॉर्मेट में कहाँ कहाँ होता है। सोशल मीडिया पर 29% है, ऑनलाइन वीडियोज पर 28% है, पेड सर्च पर 23% है, डिस्प्ले बैनर पर 16% है, एंड अदर एंड क्लासिफाइड 4% में आ जाता है। तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एड डिस्प्ले हो रहा है अभी 29%, उसके बाद ऑनलाइन वीडियो जैसे यूट्यूब पे हम सुनते हैं उस तरीके का है। इंडियन डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं आप किस तरीके से ग्रो कर रहा है, 6228 से ये फोरकास्टेड 35,809। तो किस तरीके से फिनोमिनल ग्रो है। और मुझे नहीं लगता कि आगे अब लोग बाग जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है कि तो लोग बाग ऑनलाइन ही सुनना पसंद करते हैं। इस चीज को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से ग्रोथ ड्राइवर ट्रिगर होंगे। यदि हम मोबाइल सब्सक्रिप्शन डेटा देखते हैं तो इंडिया का जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो 18% CAGR से बढ़ रहा है ओवर द 21 to 27। यहाँ पे हम आप देख सकते हो इस ग्राफ के थ्रू। एंड जो हम मोबाइल सब्सक्रिप्शन बाय रीजन एंड टेक्नोलॉजी परसेंटेज देखते हैं हम, तो ये जो 5G अभी नेग्लिजिबल है आज की डेट में, स्टार्ट तो हो चुका है खैर, बट 27 तक जो 5G का पेनिट्रेशन है इन इंडिया वो 39% हो जाएगा, और 55% 4G, एंड द रेस्ट इज अदर। यदि हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं बाई 22% 2027 तक 4 बिलियन पीपल आर converted to the means on the mobile phone 5G or other things like 4G by 2027।
अच्छा, अब हम थोड़ा समझते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है। अभी जो पास्ट में हो रहा है वो तो सही है, पर लेकिन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये चीज, ये जो हम यहाँ पे वीडियो डिस्कस इस बिजनेस के डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ए डिस्क्लेमर। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए है, तो इसके बेसिस पे आप अपनी बाय और सेल का डिसीजन ना लें, वो आप अपनी खुद की रिसर्च कर लें बिफोर बाई एंड सेल। सो फ्यूचर ग्रोथ कहाँ कहाँ से आ सकती है, लाइक राइजिंग डेटा कंजम्पशन। अभी जो डेटा कंजम्पशन है लाइक 18 GB पर मंथ इन 2021 था, जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 50 GB पर मंथ इन 2000 मीन्स 2027, जो कि 18% का ग्रो है, CAGR ग्रोथ है फ्रॉम 21 to 27। and like more subscribers, so the penetration to the smartphone, like 81 करोड़ स्मार्टफोन सब्सक्राइबर हैं 2021 में। एंड इट इज एक्सपेक्टेड लाइक जो 2020 में थे वो 73 करोड़ थे, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक जो स्मार्टफोन के सब्सक्राइबर हैं वो 120 करोड़ हो जाएंगे। तो ये भी एक गुड साइन है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होंगे उतना ही ज्यादा लोग बाग कनेक्टेड होंगे टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, और जहाँ से वो म्यूजिक सुनेंगे तो फिर एड इंडस्ट्री बेनिफिशियरी होगी उसकी, एड देखेंगे और ये चीज चलती रहेंगी। आई डोंट थिंक कि मतलब कुछ ऐसा होने वाला है। अभी अभी तो कुछ दिखता नहीं है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो तब देखेंगे। एंड फास्टर नेटवर्क, अभी क्या है कि 4G है, तो 4G से 5G की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक फास्टर नेटवर्क जो कि ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन मीडिया के लिए ग्रोथ ट्रिगर करेगा। एंड स्मार्टर फोन्स, जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किया कि कंजम्पशन, जैसे नए मोबाइल आएंगे और नए यूजर्स आएंगे, सो स्मार्टफोन, और अभी स्मार्टफोन भी चीप हो रहे हैं, तो एवरी हर कोई मतलब ले सकता है, तो इस तरीके से थोड़ा इंक्रीमेंट चलेगा, तो टेलवेंड फॉर म्यूजिक कंजम्पशन। and cheap data, so the data is also cheap, so that is also one more thing. And management is expecting the growth driver is coming from the social media and next 2 3 years, and other penetration area for future growth like product, म्यूजिक प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस डेवलप, जो मेटावर्स है, मेटावर्स एंड वेब 3 प्लेटफॉर्म में, वहां से भी इनको रेवेन्यू एक्सपेक्ट करने का है। तो ये थोड़ा मेटावर्स के बारे में यदि नॉलेज ना हो तो थोड़ा पढ़े। and these range of streaming within metaverse services like digital merch, collectibles and fan oriented NFT। एंड मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो लाइक ऑडियो डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, स्मार्ट टीवी, जो पेनिट्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। एंड जैसे आप स्मार्ट टीवी है तो आप स्मार्ट टीवी में ऑनलाइन वीडियो कनेक्ट करके डायरेक्टली यूट्यूब पर चला देते हैं, और या कुछ कोई और म्यूजिक ऐप पे चला देते हैं। अब इसमें ईयरबड्स हैं, आप जाते हो रास्ते में चलते जाते हो और कान में लगा के म्यूजिक सुनते जाते हो, नो वरीज। ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी चेंज आएगा तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री अगेन बेनिफिशियरी होगी। These development may increase engagement and consumption and support new listening behaviors and creating powerful driver customer acquisition retention. So these are the growth drivers for the future, like कहाँ से कंपनी कितना पैसा निकाल सकते, रेवेन्यू कमा सकती है। सो अभी ये थोड़ी टेलवेंट है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। These are the management. You can read about this slide by pausing this video if you want to read about the management. Management like Mr. Kumar Turani has 40 years of experience, and Mr. Ramesh Turani has 39 of experience in the same industry, and these are the other director member of the company. And अब थोड़ा सा फाइनेंशियल पर इसके पर नजर डालते हैं। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हम 10 साल में, जैसा कि 6% CAGR है, क्योंकि तब उस टाइम पे कैसेट चलती थी, CD चलती थी, तो इतना कुछ इनका कॉस्ट भी ज्यादा थी, क्योंकि CD के कैसेट बनाने के लिए इनको
मैन पावर चाहिए होता था, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, रिटेलर चाहिए होते थे, तो ये सारी कॉस्ट थी उस टाइम पे। लेकिन अब ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अब बस कंटेंट कॉस्ट लगती है इनको। म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक बना करके डिजिटली अपलोड करते हैं और उसका आईपीआर अपने पास रखते हैं, और बाकी फिर डिजिटली तो आप बताइए क्या करते हैं। अगर हम इनका तो आप देखोगे, 5 ईयर कंपाउंडेड सेल को 24% CAGR सी है, 3 ईयर की -13 है, ट्रेलिंग 12 मंथ 31 है। अब यदि देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री में टेलविंड आया तो प्रॉफिट किस तरीके से शूट अप किया है। लाइक 5 ईयर CAGR 85% और 3 ईयर 2 to 3% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ। अच्छा, ये जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है वो सेम स्टॉक प्राइस की CAGR में दिख रहा है। स्टॉक प्राइस भी उसी स्पीड से बढ़ा है जिस स्पीड से प्रॉफिट हुआ है। लाइक 10 साल का CAGR 39%, 5 साल का 76%, 3 ईयर का, मतलब आप समझ रहे हो कि हर साल, मतलब पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट पैसा हर साल इसने 1.5 गुना किया है। 160%, 165% CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी 16, 30%, 44%, 63%। If you don't know about return on equity, you can have a look on our other video. यदि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 1903 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस इसकी 1478 रुपए है। 52 वीक हाई 2141, लो 1250 है। स्टॉक पी 25.7 पे अवेलेबल है आज की डेट में। बुक वैल्यू 106 है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है, 0.13। आरओसी के नंबर अच्छे हैं, 86%, 86%। एंड आरओई ऑल्सो गुड, 63%। फेस वैल्यू इसका 10 है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, 0.03। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 57 है। सेल्स ग्रोथ इसकी 30% है। प्रॉफिट ग्रोथ 13% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14 है। करंट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 56 है। फ्री कैश फ्लो 28 करोड़ के हैं इसके पास में। फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स के 101 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। करंट असेट 173 करोड़ के हैं। रिटर्न ऑन असेट 43%। एंड पैग रेशियो 0.3%। इंडस्ट्री पी 29.5% है। तो ये इंडस्ट्री पी से लो पे ट्रेड कर रहा है यदि हम पी वाइज देखते हैं तो दिस इज द बेसिक फाइनेंशियल। एंड अब रिस्क क्या क्या हो सकता है। पायरेसी इज ए स्टिल बिग रिस्क। एंड यदि इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है वो हिट होगी। पीपल सबसे पहले अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको कट करते हैं, तो वो हेम्पर होगा। एंड जो कंटेंट ये रिलीज करते हैं उसके लिए हैवी कॉस्ट चाहिए होती है कोई भी गाना रिलीज करने के लिए। और ये फिर अगेन इट्स डिपेंड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर कि वो गाना हिट होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ी रिस्क है। एंड इनके पास में जो लाइब्रेरी है, लाइक करीब करीब 29,000 सॉन्ग उनके इनके पास में पुराने हैं जो कि 90s के सॉन्ग हैं। और आई डोंट नो कि जो नया एज ग्रुप जो आ रहा है वो 90s के सॉन्ग को लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये बिग रिस्क है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।